गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 12 बजकर 48 मिनट हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज है 7 अक्टूबर 2021। नवरात्रि शुरू हो चुके हैं आज से ही। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रियों की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लास पूरी तरीके से लाइव है और जल्दी से मुझे याद दिला दीजिए कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। उसी के आगे से हमें कंटिन्यू करना है। हम पढ़ रहे थे द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। इसकी शुरुआत भी हम कर चुके थे, इसकी भूमिका भी हम बांध चुके थे, इसके स्वरूप, इसके नेचर के बारे में भी हमने बात कर ली थी। और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे उन कारणों के बारे में, उन कॉजेज, रीजंस के बारे में जिसकी वजह से ये 1857 का विद्रोह हुआ, या जिसकी वजह से हम लोग तैयार हुए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। दिस इज मॉडर्न इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। एंड द टॉपिक वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह हम पढ़ रहे हैं। लिख लीजिएगा, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। विद्रोह के कारण। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट या विद्रोह के कारण। तो हम बात करेंगे उन विभिन्न कारणों के बारे में, उन विभिन्न कॉजेज के बारे में, रीजंस के बारे में जिसकी वजह से 1857 के विद्रोह की भूमिका तैयार हुई, या जिसकी वजह से, जिन्हें महत्वपूर्ण कारण माना जाता है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के। भाई आप सब जानते हैं, यदि हम 1857 के विद्रोह के शुरू होने की बात करें या इसकी शुरुआत की बात करें, तो हम सब जानते हैं कि एक चर्बी युक्त कारतूस वाली घटना घटित हुई थी, जिसकी वजह से मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने उन चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को अरेस्ट करके फांसी पर चढ़ा दिया और उसके बाद ये बात पूरे के पूरे देश में फैली कि उन चर्बी के कुछ जो खोल हैं, जो कार्ट्रिज हैं, वो गाय और सुअर की चर्बी से बने हैं। पूरे देश में जब ये बात फैली तो फिर मेरठ कैंट में कुछ सिपाहियों के द्वारा उन कारतूसों को चलाने से मना कर दिया गया और 10 मई 1857 को मेरठ से ही शुरुआत हुई इस क्रांति की। ये है इस क्रांति के या इस विद्रोह के शुरू होने का तत्कालिक कारण, यानी कि रिसेंट रीजन। लेकिन हम यहां पर रिसेंट रीजन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वो कारण है जिसने जिसने इस भड़कती हुई आग को चिंगारी देने का काम किया था। कहने का मतलब है, ये जो 1857 की आग भड़की थी, इसको चिंगारी देने का काम किया था मंगल पांडे वाली घटना ने या फिर चर्बी युक्त कारतूसों वाली घटना ने। लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो भाई इसके कई सारे कारण थे, इसके कई सारे रीजंस थे जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले मैं ज्यादा डिक्टेट करने की कोशिश करूंगा भाई, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, है ना, जब तक अंगूठा सही नहीं होता है। हाँ,
लिखिए सबसे पहले पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, राजनैतिक एवं प्रशासनिक कारण। सबसे पहले लिखेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, राजनैतिक एवं प्रशासनिक कारण। अब वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉलिटिकल रीजन थे, राजनीतिक कारण थे, या फिर वो कौन से प्रशासनिक कारण थे जो 1857 का विद्रोह होने के पीछे कारण बने। सबसे पहले लिखिए लॉर्ड वेलेस्ली। सबसे पहला कारण है लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से लेकर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था। किसको? लॉर्ड वेलेस्ली को। लिखिए ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। लिखेंगे ही स्टार्टेड सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया, इसी ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी। ही स्टार्टेड सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया, इसी ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी। सहायक संधि क्या है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया तो एक रणनीति के तहत आया, एक पॉलिसी के तहत आया। इसने भारत में आते ही सहायक संधि करना शुरू किया। अब सहायक संधि का मतलब क्या है? सहायता के लिए की जाने वाली संधि। नाम से कुछ कुछ पता चल रहा है, सहायक संधि थी है। सहायक संधि का मतलब यह था कि वो राजा या वो रियासतें या वो साम्राज्य या फिर वो राज्य जहां के राजा कमजोर हुआ करते थे, जिन रियासतों के मालिक कमजोर हुआ करते थे, वो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करना पसंद किया करते थे। और अंग्रेजों की सहायक संधि की शर्त यह थी कि आप हमें अपने राजस्व में से, अपने रेवेन्यू में से एक बड़ा भाग दीजिए, बदले में हम एक ब्रिटिशर्स की छावनी यानी कि एक ब्रिटिशर्स का कैंटोनमेंट कहां बना देंगे? आपके ही राज्य में बना देंगे। वहां पर आपको एक ब्रिटिश रेजिमेंट दे दी जाएगी, एक पूरी की पूरी बटालियन दे दी जाएगी और वो बटालियन आपके राज्य की सुरक्षा करेगी। कहने का मतलब धन के बदले में सैन्य मदद देना ही क्या थी? अंग्रेजों की सहायक संधि थी, जिसे सब्सिडरी अलायंस कहा जाता था, जो लेकर आया था भारत में लॉर्ड वेलेस्ली। जब लॉर्ड वेलेस्ली आया तो इसने भारत में आकर सहायक संधि की शुरुआत की। और शायद मैंने आपको बताया था कि वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य 1798 ईस्वी में कौन बना? हैदराबाद। कहने का मतलब हैदराबाद के निजामों ने, भाई क्योंकि हैदराबाद के निजाम कमजोर थे। जब मैंने आपको हैदराबाद के बारे में पढ़ाया था तो ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि यदि हम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद के निजामों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा भी और कई ऐसे राज्य थे जो कमजोर थे और जहां पर अंग्रेज अधिकार करना चाहते थे, सहायक संधि करना चाहते थे। भाई हम सब जानते हैं 1799 में जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ तो 1799 में डेथ हो गई किसकी? टीपू सुल्तान की। और टीपू सुल्तान के मरने के बाद भी वहां पर वाडियार राजवंश की स्थापना की गई, जहां पर एक पपेट किंग बनाया गया अंग्रेजों की ही संरक्षण में। कहने का मतलब 1799 में सहायक संधि मैसूर के द्वारा भी स्वीकार कर ली गई थी। कहने का मतलब ये वो राज्य थे जो धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रभाव में अपनी मर्जी से जा रहे थे। अब यदि हम अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करेंगे, यदि हम अपनी सुरक्षा के लिए डिपेंडेंट रहेंगे, निर्भर रहेंगे अंग्रेजों पर, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अंग्रेज तो हमारे अधिकारी हो गए, अंग्रेज तो हमारे मालिक हो गए।
क्योंकि अब हमारी सुरक्षा उनके हाथों में, हमारे राजाओं के हाथों में नहीं है। इसके अलावा यही हालात 1801 ईस्वी में हुए, किसके? अवध के। अवध राज्य के द्वारा भी वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा मराठा भी कम नहीं थे। 1802 में 1802 में सहायक संधि मराठा पेशवाओं के द्वारा भी स्वीकार कर ली गई। इसके अलावा 1803 में भोसले और 1804 में सिंधिया। ये वो कुछ महत्वपूर्ण राज्य थे, कुछ महत्वपूर्ण रियासतें थी जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि तो की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभाव इन राज्यों में बढ़ने लगा। और देखते ही देखते आगे चलकर भाई इनके साथ सहायक संधि करने का काम तो किसने किया था? वेलेजली ने किया था। लेकिन इनको हड़पने का काम आकर किसने किया? दूसरा आदमी। जो प्रमुख राजनीतिक कारण है 1857 के विद्रोह का, लिख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी। नाम सुना होगा आप सबने लॉर्ड डलहौजी का। भाई भारत का गवर्नर जनरल रहा था 1848 से लेकर 1856 तक। दूसरा बेरहम बेरहम आदमी था लॉर्ड डलहौजी। फटाफट से नोट कीजिए। सर, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी मेरे भाई? अकबर ने शुरू की थी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मंगोलिया से अडॉप्ट की गई थी मनसबदारी प्रथा, ये अकबर ने शुरू की थी। नोट कीजिए फटाफट, 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। तो पहले तो लॉर्ड वेलेजली जब भारत में आया तो उसने भारत के अलग अलग राज्यों, अलग अलग रियासतों को कमजोर करने का काम किया, जब उसने उनके साथ सहायक संधि कर ली। अब सहायक संधि अब सहायक संधि करने से भाई एक बड़ा रेवेन्यू उन राजाओं का किसके पास चला जाया करता था? अंग्रेजों के पास चला जाया करता था। अंग्रेज शोषण किया करते थे और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस बात की नाराजगी थी, इस बात का आक्रोश भी था। लेकिन बची कुची कसर पूरी कर दी लॉर्ड डलहौजी ने जब ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। लिखेंगे, ही अप्लाइड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन इंडिया। लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में हड़प की नीति चलाई। ही अप्लाइड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन इंडिया, इसी ने भारत में हड़प की नीति चलाई। जब 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी को 1803 में कौन सा स्टेट है? भोसले लिखा है मैंने। 1803 में भोसले और 1804 में सिंधिया। 1798 में निजाम्स ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम। 1799 में मैसूर, 1801 में अवध, 1802 में पेशवा, 1803 में भोसले और 1804 में सिंधिया। सिंधिया तो फेमस है भाई।
1857 के विद्रोह में हिंदुस्तानियों को धोखा देने वाले ही कौन थे? सिंधिया। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था भारतीयों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में। इसीलिए आपको पता ही है, कुछ टाइम पहले भी ऐसा हुआ था, दल बदला गया था। याद आ गया होगा आपको किसकी बात कर रहा हूं मैं। लॉर्ड डलहौजी जब भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया तो इसे एक विस्तारवादी नीति के तहत भेजा गया। विस्तारवादी नीति का मतलब इस योजना के तहत भेजा गया कि आपका काम होगा हिंदुस्तान में जाइए और जाकर जैसी मर्जी जाकर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रियासतों को हड़प कर, राज्यों को हड़प कर उन सबको मिलाइए किसमें? ब्रिटिश एम्पायर में। यही काम किया आकर किसने? डलहौजी ने। सबसे पहले तो भाई डलहौजी के समय में सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इसने पंजाब पर अधिकार करके महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों का पेंशनकारी बनाकर लंदन भेज दिया। और आप जानते हैं कि लंदन में महाराजा दलीप सिंह के हाथों से ही गिफ्ट करा दिया गया विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर डायमंड टू क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को। सबसे पहला काम तो ये हुआ। लेकिन इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने जब हड़प की नीति चलाई तो अपनी हड़प की नीति के तहत भी इसने भारत के कई सारे प्रांतों को हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। अब वो कौन कौन से प्रांत थे और उन्हें किस ऑर्डर में हड़पा गया था, ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, जिस ऑर्डर में लिख रहा हूं इसी ऑर्डर में आपको याद करने हैं। याद करने की ट्रिक कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने कैसे बनाई थी? एसएसबी है ना, पहले मैंने एसएसबी से याद कर लिया। ये है एसएसबी। कुछ भी किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। ठीक है, उसके बाद जेएनयू, ऐसे लिखा था मैंने, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। AK-47 से AK याद रह गया। मतलब ये तब की बात है जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, इन चीजों को याद करना पड़ता था, सीक्वेंस याद करने पड़ते थे। तो ये वो कुछ प्रांत थे जो डलहौजी के द्वारा हड़प की नीति के तहत हड़पे गए थे। कौन कौन से? सबसे पहला लिखेंगे एस फॉर सातारा। महाराष्ट्र में है सातारा, तो सबसे पहले लिखिए सातारा। यहां पर कुछ लोग लिख रहे हैं मेरा कमेंट आ रहा है या नहीं, क्या मैं लाइव हूं या नहीं। भाई तुम्हें लगता है कि इस टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारा कमेंट आ रहा है नहीं आ रहा? पढ़ाने दो यार चैन से, पढ़ना है तो पढ़ो वरना तक लिया। तो सबसे पहला लिखेंगे एस से सातारा। यहां पर लिखिए सेकंड एस फॉर संभलपुर। सेकंड एस में लिखिए संभलपुर। पहला सातारा, दूसरा संभलपुर। अगला लिखेंगे जैतपुर। अगला लिखिए जैतपुर। जैतपुर के बाद है बी। बी से लिखेंगे बघाट। बी फॉर बघाट। यू फॉर लिखेंगे उदयपुर। यू फॉर उदयपुर। जे फॉर झांसी। एन फॉर नागपुर। ए फॉर अवध एंड के फॉर करौली। सातारा, संभलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध और करौली। लेकिन ध्यान रखेंगे करौली को हड़प तो लिया गया था, लेकिन करौली में जन विद्रोह हो जाने के कारण इसे छोड़ दिया गया। अब आपको ये इसी सीक्वेंस में क्यों याद करने हैं?
ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि बताइए हड़प की नीति के तहत डलहौजी द्वारा हड़पा गया सबसे पहला प्रोविंस, सबसे पहला प्रांत क्या था? सबसे पहला पूछे तो आंसर होगा सातारा। अगला सवाल पूछेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति के तहत डलहौजी के द्वारा हड़पा गया सबसे आखिरी प्रांत कौन सा था? आखिरी पूछेंगे तो आंसर कर देंगे अवध, लास्ट। करौली कंसीडर नहीं करेंगे, करौली को हड़प कर जन विद्रोह के बाद छोड़ दिया गया था। या फिर आपसे क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा प्रांत है जो डलहौजी की हड़प की नीति के तहत नहीं हड़पा गया। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शन दे देंगे, एक सतारा दे दिया, एक झांसी दे दिया, फॉर एग्जाम्पल एक अवध दे दिया, एक कानपुर दे दिया। तो आपको पता है सतारा भी है, झांसी भी है, अवध भी है, आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर नहीं है। या फिर आपको तीनों ऑड देकर एक सही दे देंगे, इनमें से कौन सा प्रांत है जो डलहौजी की हड़प की नीति के तहत हड़पा गया था? आपको तीनों अलग अलग दे देंगे ऑप्शंस में, एक दे देगा सिर्फ इनमें से। या फिर सबसे बेहतरीन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपसे बोलेंगे कि बताइए, या आपसे कहेंगे कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प की नीति के तहत हड़पे गए इन प्रांतों को क्रम में लगाइए, तो इनका सही क्रम क्या होगा? सातारा, संभलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध और करौली। ये एक महत्वपूर्ण राजनैतिक कारण था 1857 के विद्रोह का। जितने भी प्रांतों को हड़पा गया था इनमें से सबसे ज्यादा बवाल कहां मचा था? अवध में। 1856 ईस्वी में हड़पा गया था अवध। उस समय अवध का नवाब हुआ करता था, हम पढ़ चुके हैं, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के शासन से अवध या लखनऊ की जनता बेहद संतुष्ट थी, बेहद सेटिस्फाइड थी। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन के झूठे आरोप लगाए गए वाजिद अली शाह पर, और कुशासन के झूठे आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को निर्वासित करके बंगाल भेज दिया गया और पूरे के पूरे अवध प्रांत पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। यही कारण है जनता सबसे ज्यादा आक्रोशित हुई, सबसे ज्यादा नाराज हुई, सबसे ज्यादा भड़की कहां की? अवध की। और यही कारण है कि जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में हुआ था? अवध क्षेत्र में। क्योंकि अवध के लोग ही सबसे ज्यादा नाराज थे किससे? ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों के। तीसरा, तीसरा राजनीतिक या प्रशासनिक कारण लिखेंगे, मिसबिहेवियर ऑफ ब्रिटिशर्स विद द मुगल एम्परर्स। मिसबिहेवियर ऑफ द ब्रिटिशर्स विद मुगल एम्परर्स। लिखेंगे, अंग्रेजों का मुगल बादशाहों के साथ दुर्व्यवहार। अंग्रेजों का मुगल बादशाहों के साथ दुर्व्यवहार। जब तक अंग्रेजों की शक्ति भारत में बढ़ी नहीं थी तब तक तो अंग्रेज बहुत तमीज से बात किया करते थे और मुगल बादशाहों के ही रहमो करम पर रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मुगल सल्तनत या मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य कमजोर होता रहा तो मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती रही। सबसे पहले लिखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। सबसे पहले लिखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805।
अब लॉर्ड वेलेज़ली के समय में मुगल बादशाहों के साथ क्या हुआ, पढ़ चुके हैं, सारी बात वही है जो रिपीट हो रही है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने जितना आधुनिक काल पढ़ लिया है, मॉडर्न इंडिया पढ़ लिया है, वही सारे के सारे रीजन सब आ रहे हैं सामने। याद कीजिए, लिख लीजिए, 1803 में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार और वेलेज़ली के द्वारा शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का पेंशनकारी बना लेना। इन 1803 ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली एंड मेड शाह आलम सेकंड द पेंशनर ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये काम हुआ किसके समय में, वेलेज़ली के समय में। तो लॉर्ड वेलेज़ली के समय में भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड के ही समय में दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को अंग्रेजों का पेंशनर बना लिया गया। नेक्स्ट लिखेंगे, इन 1823 1823 में लॉर्ड एमहर्स्ट, आप जानते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ है। इन 1823 लॉर्ड, लिखेंगे एमहर्स्ट, एंटर्ड रेड फोर्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट एंटर्ड रेड फोर्ट। इन 1823 1823 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्स्ट एंटर्ड रेड फोर्ट एंड सेट जस्ट बिसाइड द मुगल एम्परर। लिखेंगे 1823 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्स्ट ने लाल किले में प्रवेश किया और ये जाकर मुगल बादशाह के ही बराबर में बैठ गया। इस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था अकबर सेकंड। क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेजों की शक्तियां क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। नेक्स्ट लिखेंगे, इन 1842 लॉर्ड ऑकलैंड, अठारह में भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड ऑकलैंड। लिखेंगे, इन 1842 लॉर्ड ऑकलैंड कैंसिल्ड द राइट्स ऑफ द मुगल एम्परर्स। 1842 में लॉर्ड ऑकलैंड ने अंग्रेजों 1842 में लॉर्ड ऑकलैंड ने मुगलों के अधिकार समाप्त कर दिए। मुगलों के अधिकार समाप्त कर दिए। नेक्स्ट 1848 लिखेंगे, 1848 लॉर्ड डलहौजी आस्क्ड बहादुर शाह जफर, लॉर्ड डलहौजी आस्क्ड बहादुर शाह जफर टू लीव रेड फोर्ट। लिखेंगे 1848 में डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने के लिए कहा। इन 1848 लॉर्ड डलहौजी आस्क्ड बहादुर शाह जफर टू लीव रेड फोर्ट। ये वो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिसकी वजह से लोगों के अंदर आक्रोश भर रहा था और मुगल एम्परर्स के अंदर भी, बहादुर शाह जफर के अंदर भी आक्रोश भर रहा था अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का।
इसके अलावा ध्यान रखेंगे 1854 में डलहौजी के ही द्वारा बंबई में एक कमीशन का गठन किया गया जिसे इनाम कमीशन या इनाम आयोग कहा जाता था। लोगों के जागीरों की जांच करने के लिए ही 1854 में इनाम कमीशन या इनाम आयोग का गठन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। लिखेंगे इसके तहत लगभग 35,000 जागीरों की जांच की गई। इसके तहत लगभग 35,000 जागीरों की जांच की गई, जिसमें से लगभग अंग्रेजों के द्वारा 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई। इसके तहत लगभग 35,000 जागीरों की जांच हुई थी, जिसमें से लगभग 20,000 जागीरें अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला प्रशासनिक कारण क्या था? लिखेंगे डिस्क्रिमिनेशन इन द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियंस, डिस्क्रिमिनेशन इन द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश आर्मी में, इन ब्रिटिश आर्मी। लिखेंगे ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती पर भेदभाव, ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती पर भेदभाव। जब इंडियंस ब्रिटिश सेना में जाया करते थे या ब्रिटिश सेना में या ब्रिटिश सेना ज्वाइन किया करते थे, तो अंग्रेजों का यह नियम था, खासकर जो किसने बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह नियम बनाया गया था कि कोई भी भारतीय ब्रिटिश सेना में हायर पोस्ट पर नहीं जाएगा या उच्च पद पर उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा। जितने भी भारतीय होंगे वो केवल और केवल लोअर पोस्ट पर ही काम करेंगे, क्योंकि अपर पोस्ट की यदि हम बात करें, उच्च पद की यदि हम बात करें, तो उसमें केवल और केवल होंगे ब्रिटिशर्स या अंग्रेज। तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक कारण थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। नेक्स्ट लिखेंगे इकोनॉमिक कॉजेज या आर्थिक कारण। लिखिए इकोनॉमिक कॉजेज या आर्थिक कारण। 1857 का विद्रोह होने के पीछे इकोनॉमिक रीजन क्या था? आर्थिक कारण क्या था? इकोनॉमिक रीजंस या आर्थिक कारण। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे न्यू रेवेन्यू सिस्टम्स इंप्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई नई राजस्व प्रणालियां, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम्स, न्यू इकोनॉमिक या रेवेन्यू सिस्टम्स अप्लाइड बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई नई राजस्व प्रणालियां। नाम सुना होगा आपने, जमींदारी प्रथा, जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, माहलवाड़ी सिस्टम। ये कुछ रेवेन्यू जनरेटिंग सिस्टम्स थे जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर लागू किए गए थे और जिनके तहत बहुत अधिक मात्रा में लगान या कर भारतीयों से वसूल करना शुरू किया था। किसने? ब्रिटिशर्स ने। कहने का मतलब ये एक इंपॉर्टेंट कारण था जिसकी वजह से भारतीयों का आर्थिक शोषण हुआ, और जब आर्थिक रूप से शोषण अधिक से ज्यादा हुआ, जरूरत से ज्यादा हुआ, तो ऑब्वियसली हम लोग नाराज हुए। दूसरा कारण लिखेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत का अनौद्योगिकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया।
भारत का औद्योगिकरण, अनौद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया या भारत का अनौद्योगिकरण। इसका मतलब यह था कि भाई अभी तक अंग्रेजों के आने से पहले तो भारत जो हुआ करता था वो कई महत्वपूर्ण चीजों का सबसे बड़ा उद्योग हुआ करता था, सबसे बड़ा निर्यातक हुआ करता था, एक्सपोर्टर हुआ करता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने एक्सपोर्ट तो करना दूर की बात, हमें क्या बनाकर छोड़ दिया? सिर्फ रॉ मटेरियल बनाकर छोड़ दिया, कच्चा माल। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कपास की बात करें, आप जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में प्रचुर मात्रा में कपास की खेती होती है। यदि हम मुगल साम्राज्य की बात करें, यदि हम मुगल एम्पायर की बात करें, तो मुगल एम्पायर विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक हुआ करता था सूती वस्त्र का। वस्त्रों पर कढ़ाई, बुनाई, नक्काशियां करने का काम भारत में हुआ करता था। और भारत के यदि सूती वस्त्रों की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। सूती वस्त्र भी, रेशमी वस्त्र भी, मुगल्स उसका एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए और धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, तो अंग्रेजों ने क्या काम किया? अंग्रेज यहां से कपास, भाई कपास भारत में उगवाते थे भारतीयों से, चरखा यहां पर काता करते थे लोग, और सारे के सारे जो सूती थान हुआ करती थी वो कहां भेज दी जाती थी? ब्रिटेन भेज दी जाती थी। और सूती वस्त्र बनाए जाते थे कहां पर? मैनचेस्टर में। याद है ना, सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व में सबसे पॉपुलर जगह कौन सी है? मैनचेस्टर, इंग्लैंड में। और फिर जब सूती कपड़े लंदन में बनाए जाते थे, मैनचेस्टर में बनाए जाते थे, इंग्लैंड में बनाए जाते थे, तो फिर उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर भारत भेजा जाता था, यानी कि भारत उन्हें इंपोर्ट किया करता था। कहने का मतलब जो चीज आज तक हम खुद बना रहे थे, अब वो बनकर कहां से आती थी? ब्रिटेन से आती थी, और हमें भारी मात्रा में, भारी मूल्यों पर उसे खरीदना होता था। इसीलिए तो गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों को कॉपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे कॉपरेट करने से ही वो अंग्रेज इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। सारे के सारे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दीजिए। यदि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दोगे, बायकॉट कर दोगे, तो उनके धंधे बंद हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है, इंसान को स्वदेशी विदेशी से कोई मतलब नहीं, इंसान को चाहिए सस्ता। आज भी तो यही होता है। हम क्या कहते हैं? बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट कीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए। केवल और केवल स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए, केवल और केवल भारत में निर्मित वस्तुओं का ही इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, तो भाई साहब प्रैक्टिकली सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि यार चाइना के बिना तो अपनी जिंदगी अधूरी है। चाइना ना हो तो हमारा तो काम ही ना चल पाए, है ना? चाइना के बिना कैसे काम चलेगा? छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना? आप सोचोगे कि यार बताओ ये आदमी कुछ भी कहता है। छोटा सा एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। सोचिए, हम लोग एक तरफ कह रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट कीजिए, बहिष्कार कीजिए, लेकिन चाइना के बिना हमारा काम ही नहीं चल रहा। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं इस टाइम, मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं। ठीक है, मेरे हाथ में ये जो पेन है, दैट इज चाइनीज प्रोडक्ट। ठीक है, ये चाइनीज प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर मुझे कोई भी यहां पर पेन या फिर कोई भी यहां पर स्टिक यूज करनी है, वो केवल और केवल चाइनीज ही मिलेगी, इंडियन कोई स्कोप नहीं है। जिस बोर्ड पर, जिस डिजिटल बोर्ड पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज चाइनीज प्रोडक्ट। ये चाइनीज प्रोडक्ट है। जिस एलईडी स्क्रीन पर आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज चाइनीज प्रोडक्ट। ठीक है, जिस कैमरे के सामने मैं खड़ा हूं और जिस कैमरे की वजह से आप मुझे साफ सुथरा देख पा रहे हैं, दैट इज चाइनीज प्रोडक्ट, दैट इज चाइनीज प्रोडक्ट। अब आप खुद सोचिए कि हम पहले इंडियन बोर्ड, इंडियन डिजिटल बोर्ड आने का इंतजार करें फिर आपको पढ़ाएं, ठीक है, या पहले आपको पढ़ाएं और फिर आपको इस योग्य बनाएं कि कल को आप अधिकारी होंगे, जब आप खुद देश को संभालेंगे, तो इन सारी की सारी चीजों के लिए आप पहले से प्री प्लान रहेंगे।
विनय कह रहा है कि सर यूएसए का भी है। ले मेरे भाई, इसका भी सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं मैं तेरे को। ये क्या है? एप्पल का फोन है ना, दिस इज आईफोन, ये एप्पल का फोन है, ठीक है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई एप्पल का फोन कहां का है, तो आप कहोगे सीधा सीधा सर कैलिफोर्निया। आप सीधा सीधा कहोगे कैलिफोर्निया यूएसए, ठीक है। तो आपके अनुसार यदि मैं एप्पल का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब मैं चाइनीज प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरे भाई जब हम एप्पल का फोन खरीद के लाते हैं, ठीक है, डब्बे पर क्या लिखा होता है? डिजाइंड इन अमेरिका, डिजाइंड इन कैलिफोर्निया यूएसए। केवल डिजाइंड, केवल ये जो डिजाइन बना है, जिसकी एड आप देख रहे हैं आजकल यूट्यूब पर, ये जो डिजाइन है ये केवल कैलिफोर्निया यूएसए में बना है, बट असेंबल्ड इन चाइना। असेंबल्ड इन कैलिफोर्निया नहीं मेरे भाई, डिजाइंड इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन चाइना। कहने का मतलब ये जो मेरा फोन है ना मेरे हाथ में, खैर ये तो देखो मैंने मंगाया ही यूएसए से था, तो आप इसको चाइनीज नहीं कह सकते हैं, इसके डब्बे पर भी ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन यदि आप इंडिया से एप्पल का फोन खरीदते हैं, तो वो भी आपको कहां से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। और हम अपने मन को मना रहे हैं कि भाई साहब हम तो स्वदेशी इस्तेमाल करने वाले हैं, या हम तो कुछ भी एक्स वाई जी कुछ भी कह सकते हैं। सर अब इंडिया में भी असेंबल होने लगे मेरे भाई, अगर इंडिया में भी असेंबल होने लगे तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अगर इंडिया में असेंबल होने लगे हैं एज पर यू, जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं, तो अगली बार यदि कभी ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया अगला फोन खरीदने के लिए, तो मैं बिल्कुल देख लूंगा भाई असेंबली कहां पर हो रही है। कहने का मतलब ये है, देखो जो इकोनॉमिक कॉजेज मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, ठीक है, यदि आप आज की स्थिति को देखेंगे ना, तो स्थिति बहुत ज्यादा बदली नहीं है। वही चीज जो उस समय ब्रिटिशर्स कर रहे थे, है ना, वही चीज आज भी हमारे देश में हो रही है, ठीक है। और आप जानते हैं ना भाई, आप लोग आजकल तो सिर्फ ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं आप लोग। वो सब क्या है? अमेजॉन क्या कर रहा है? फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? बताइए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि भैया अगर बाइकआउट करना है तो इस तरीके से बाइकआउट कीजिए, ठीक है, कि हम इन चीजों का इस्तेमाल भी करना चाहें तो ये चीजें अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट का एक तरफ से कहना है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट ही अवेलेबल है। अब आप खुद सोचिए, यदि गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट्स अवेलेबल ही नहीं करवाएगी तो यार हम क्यों लेंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स? टैक्स बढ़ाइए ना चाइनीज प्रोडक्ट्स पे। यदि आप मार्केट से जाकर जीन्स खरीदते हैं, ठीक है, तो वो 1000 रुपए में मिलनी चाहिए। आप अमेजोन पे जाते हैं तो यार वहां 500 रुपए में भी जीन्स मिलती है। मार्केट से खरीदें तो 1000 में मिले, अमेजोन से खरीदें तो 1500 में मिले, तब आएगा मजा। टैक्स बढ़ाइए ना। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा दे रहे हैं, लोगों को कन्वीनियंस दे रहे हैं, तो आप जानते हैं कि भाई कन्वीनियंस है ना, तो आप जानते हैं कि कन्वीनियंस के साथ साथ उस कन्वीनियंस की कीमत भी बढ़ाइए। अब आजकल क्या होता है, कोई मोबाइल फोन नया आता है, हम लोग इंतजार करते हैं, तो वो मार्केट में बाद में लॉन्च होता है, पहले अमेजोन पे लॉन्च होता है। इंडिया के सामान में क्वालिटी नहीं है। अरे मेरे भाई, तू भी तो इंडिया का ही सामान है, तेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है ये भी बता दे। रोहित, रोहित कह रहा है इंडिया के सामान में क्वालिटी नहीं है। बेटे तू भी तो इंडिया का ही सामान है, तू भी तो असेंबल और डिजाइन भारत में ही हुआ है। अब तू ये बता दे तेरे में कौन सी क्वालिटी है, तेरे में कौन सा हीरे जवाहरात और कोहिनूर जड़े हुए हैं, बता। सर डिजिटल इंडिया है, बिल्कुल भाई डिजिटल इंडिया है। इस डिजिटल इंडिया ने ही आधी जनता को बेरोजगार बनाया है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यदि घर के आसपास ढाबा रेस्टोरेंट हुआ करे तो जाके खरीद लाया करो खाना भाई, जोमेटो वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं है।
हमने किया है ये सब, और यही अंग्रेजों ने किया था। इतिहास पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब पहले हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते थे, अब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनने लगे लंदन में, ब्रिटेन में, और हम केवल एक रॉ मटेरियल, कच्चा माल बनकर रह गए। तीसरा महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कारण था, लिखेंगे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यीकरण। सर 1.5 जीबी एहसास नहीं होने देता है बेरोजगार होने का। बताइए, ये आदमी इसी बात से खुश है, इसी बात से संतुष्ट है अपनी जिंदगी में कि इसको 1.5 जीबी मिल रहे हैं रोज। कमाल है भाई। इसको कहते हैं थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है ना। इसको कहते हैं जितना मिले उतने में संतुष्ट हो जाना। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का वाणिज्यीकरण। अब कृषि का वाणिज्यिकरण करने का मतलब क्या है भाई? अभी तक तो हमारे देश में जो लोग कृषि कर रहे थे, किसान खेती कर रहे थे, अभी तक तो हम लोग केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या कर रहे थे? कृषि कर रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो आप जानते हैं कि उन्होंने हमसे उन चीजों की कृषि करवानी शुरू की जिससे उन्हें ज्यादा फायदा हो सकता था, जैसे तंबाकू की खेती, जैसे नील की खेती, जैसे चाय कॉफी की खेती, जैसे अफीम की खेती, जैसे कपास की खेती। ये सारी की सारी वो फसलें थी, ये सारी की सारी वो कृषि थी जो ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकती थी अंग्रेजों को। लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ? खाद्यान्नों की कमी। और यही कारण हुआ करता था कि अंग्रेजों के ब्रिटिश काल में समय समय पर जल्दी जल्दी भीषण अकाल पड़ा करते थे, लोग भूखे मरा करते थे, भूखमरी फैल गई थी, क्योंकि जीवन निर्वाह करने के लिए तो गेहूं और खाद्यान्न बचा ही नहीं था। अंग्रेज तो केवल और केवल अपने फायदे के लिए क्या करवा रहे थे? कृषि करवा रहे थे। और नंबर 4 पे लिखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। सर मुझे पॉलिटी का आपका बैच चाहिए, पर वो होम पेज पे शो नहीं हो रहा। मुझे बेटे ये समझ में नहीं आता है, ठीक है? हिस्ट्री और पॉलिटी स्पेशल दोनों ही बैच में ना 1 महीने तक एडमिशन होते हैं, 1 महीने तक एडमिशन खुले रहते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब 1 महीने के बाद एडमिशन बंद हो जाते हैं, उसके बाद ही आपके दिमाग में क्यों ये आइडिया आता है कि मुझे पॉलिटी स्पेशल का बैच लेना है? क्यों ऐसा? अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप ये चेक कर रहे थे, है ना, कि मुझे पढ़ाना आता है या नहीं आता है। अब आपने चेक कर लिया, अब आपको लगा कि यार बंदे में है दम, तो आपने सोचा चलो पॉलिटी स्पेशल भी ले लेते हैं। अब दरवाजे बंद हो गए, अब करियरविल वालों ने दरवाजे द्वार बंद कर दिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसको हिंदी में लिखेंगे धन का बहिर्गमन सिद्धांत। धन का बहिर्गमन सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अब ये क्या है भाई? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन का बहिर्गमन सिद्धांत। सबसे पहली चीज तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी किसने थी? लिखेंगे दैट वाज गिवन बाय दादा भाई नेहरू जी। ये दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। और दादा भाई नेहरू जी ने सर मैंने लिया है बैच, पर मेरी गर्लफ्रेंड को लेना है। तो तू अपना वाला ही दे दे भाई अपनी गर्लफ्रेंड को, तेरे तो वो किसी काम का है नहीं, ठीक है ना? और विकास मेरे भाई, मेरा बैच अपनी गर्लफ्रेंड को मत दे भाई, नहीं तो वो तुझे लाइक करना बंद कर देगी और मुझे करना शुरू कर देगी, नुकसान में रहेगा। ठीक है, तो बेटर है खुद ही पढ़ ले, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसे पता चल जाएगा विकास से ज्यादा अभिषेक सर में दम है ना, ये ज्यादा होनहार और ज्यादा टैलेंटेड आदमी है। तो तू क्यों खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है? ठीक है, बाकी देवी जी को कहिएगा
कि जब अगला बैच आएगा तब आप ले सकते हैं, अभी तो शायद एडमिशन क्लोज हो गए हैं। ठीक है जी। दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दी गई ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी या धन का बहिर्गमन सिद्धांत। दादा भाई नेहरू जी ने दादा भाई नेहरू जी ने ये कहा कि भारत में रेवेन्यू तो होता है, भारत में राजस्व तो होता है, भारत में धन तो आता है, लेकिन वो सारा का सारा धन, वो सारा का सारा जो रेवेन्यू है, वो किसी ना किसी तरीके से अंग्रेज कहां भेज देते हैं? ब्रिटेन भेज देते हैं। और जब वो सारा का सारा धन ब्रिटेन में चला जाता है, फिर वो भारत वापस भेजा जाता है, क्या बनाकर? लोन बनाकर, कर बनाकर। और फिर वो कमर तोड़ता है किसकी? भारतीयों की। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, क्योंकि अंग्रेज यही किया करते थे, अंग्रेज यही किया करते थे। सर जी, ये विकास पीयूष सर के बैच में भी ऐसे ही मजाक करता है, अब नहीं करेगा, घबराओ मत, अब इसकी गर्लफ्रेंड खतरे में है, अब नहीं करेगा, टेंशन मत लीजिए। अब विकास गायब हो चुका है, अब विकास उन्नति के पास जा चुका है, अब टेंशन मत लीजिए, अब नहीं करेगा ये। जी, तो जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत था, वो भी एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक रीजन था, आर्थिक कारण था, जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर गुस्सा जागृत हो रहा था, आक्रोश जागृत हो रहा था, और हम धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो हमने दो कॉजेस के बारे में बात की। कहानी को यहीं पर रोकेंगे, कहानी को यहीं पर रोकेंगे। बहुत ही बढ़िया। अर्जुन पूछ रहा है क्या उन्नति उसकी गर्लफ्रेंड है? नहीं मेरे भाई, जैसे वो विकास है तो वो उन्नति हो सकती है, प्रगति हो सकती है, ऐसे ही होता है ना, डेवलपमेंट है ना, हमेशा हम यही बोलते हैं ना, विकास और प्रगति हमेशा देश में बढ़ती रहनी चाहिए। तो मैंने खुद से नाम बना लिया है, प्रगति भी मान सकते हैं, उन्नति भी मान सकते हैं, विकास और प्रगति हमेशा साथ साथ रहते हैं ना, इसलिए मैंने कहा। भावनाओं को समझिए, दिमाग लगाइए भाई। धन का बहिर्गमन सिद्धांत समझाइए, इसके लिए अलग टॉपिक है हमारे पास, हमारे कोश में है ना, हमारे तिजोरी में इसके लिए एक अलग टॉपिक है। जब हम पढ़ेंगे द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑन इंडिया, भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का आर्थिक प्रभाव जब हम पढ़ेंगे, तब आपको मैं बताऊंगा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है। ठीक है भाई, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, शुक्रिया, और आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, और कल हम यहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे और आगे पहुंचेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।